हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानोरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे 11 सितंबर का जो हमारा मेंस का पेपर हुआ था उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1 to 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम 26 to 50 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने CGL 19 के 18 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लें। और अगर आपका कोई फ्रेंड CGL 19 के लिए मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये सेशन जरूर शेयर कर दें, क्योंकि उसके लिए ये 19 के प्री वाले 18 सेट और ये जो हम कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस सेशन जो कर रहे हैं CGL मेंस वाला, ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप उनके साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक लंबवर्त प्रिज्म का आधार समलंब है, मतलब कि जो आधार है, बेस है जो आपका, वो समलंब है। समलंब कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये आगे कहता है कि समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ये आमने सामने की समांतर भुजाएं होती हैं। ये 11 सेंटीमीटर है और ये आपकी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उनके बीच की दूरी, मतलब कि उनके बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, ये आपको दी हुई है 9। ठीक है, तो यदि प्रिज्म का आयतन 1731.6 है, तो प्रिज्म का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है? आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई होता है। यही होता है हमारे प्रिज्म का आयतन। तो हमारे पास हमें क्या निकालना, आयतन हमारे पास है, आधार का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यहाँ से। आधार क्या है आपका? समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। मतलब समांतर भुजाओं का योग कितना है आपका? 15 और 11 26 गुणा आपका क्या होता है? उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी कितनी है? 9। तो 2 से कितनी बार गया? 13 बार। तो 13 इंटू 9 क्या आ जाता है आपका? 117। मतलब आधार का क्षेत्रफल आ गया आपका 117। आपके पास आयतन दिया हुआ है 1731.6 और आपका आधार का क्षेत्रफल आया 117 और हाइट आपसे पूछी है। ठीक है, तो यहाँ से 17 से ये कितनी बार कटेगा आपका? 17 से ये कट जाएगा 14.8 बार। तो यहाँ से आपकी हाइट क्या आ जाती है? हाइट आ जाती है 14.8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां हैं। मतलब कि टोटल जो संख्या थी अपने पास 9 है, और जो गर्ल्स हैं उसमें से गर्ल्स आपके पास 4 हैं और बॉयज आपके पास शेष हैं, मतलब शेष लड़के हैं। मतलब कि बॉयज बचे हैं 5 आपके। ठीक है, तो लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। लड़कों की मतलब 5 का 3/5 क्या हो गया? 5 का 3/5 आपका हो जाता है 3। ठीक है, जो कि आपके 12 वर्ष से कम है। 12 वर्ष से कम वाले हैं ये। ठीक है, आगे ये बोलता है कि लड़कियों की संख्या का 5/12, मतलब कि 4 का 5/12। 4 का 5/12 आपका कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5/3 हो जाता है। 5/3 आपके 12 वर्ष से ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है, तो 12 वर्ष से कम कितनी लड़कियां हो जाएंगी? हम 4 में से 5/3 निकाल देंगे। 4 माइनस 5/3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 12 में से 5 गए तो 7/3 मिलेगा। मतलब कि 7/3 जो लड़कियां हैं ये हमारी 12 से कम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आगे कि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। मतलब कि टोटल जो है आपके, टोटल 12 वर्ष से कम कितने हो गए? यहाँ पे 3 बॉयज थे और 7/3 लड़कियां हैं। मतलब कि 3 प्लस 7/3 जो यूनिट है आपकी, वो आपको 480 के बराबर दी हुई है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9 और 7 16/3 आ जाएगा। तो 16/3 यूनिट आपको 480 के बराबर दी हुई है। तो 16 से कितनी बार गया? 16 3 48 30। तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना है? टोटल आपके पास 9 यूनिट था। 9 यूनिट बॉयज एंड गर्ल्स थे। तो 9 यूनिट क्या हो गया आपका? 9 यूनिट हो जाएगा आपका 810, 810 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे क्या कह रहा है? तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का 5/18 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? मतलब कि 810 का 5/18, 810 का 5/18 किसके बराबर है? तो 18 से ये कितनी बार कटेगा? 18 से ये कटेगा आपका 4 5, मतलब 45 बार गया। तो 45 इंटू 5 क्या होता है आपका? 225।
तो आपका 810 का 5/18 आपके 225 के बराबर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इसका मान इसके बराबर है, तो हमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हमें देखो क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है अगर हम इसमें से अपॉन 10 करेंगे, अपॉन 10 करेंगे, यहाँ भी अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये आपका टोटल 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा 100 इंटू, अगर हम इसे a मान लें और इसे हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला a हो गया और ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन ये क्या है हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ab अपो ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसका मान क्या आता है आपका, इसका मान आता है आपका a प्लस बी इंटू 100 हो जाएगा ये a प्लस बी कहाँ से आया, ये अगर देखो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अगर इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे इसके नीचे, तो आपका ए बी बच जाएगा खाली, तो हमें ये मिला 100 प्लस ए बी, जिसका मान किसके बराबर है 50 इंटू 10 के। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है अपनी, ए क्या था अपना, ए 253 और 247 बी था आपका। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो ये क्या आ जाएगा 100 इंटू 500 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 550 इंटू 10 की पावर के हो गया, तो 50 से कितनी बार गया 10 बार, और इधर 100 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 1000 मिलेगा उधर से, तो 10 की पावर 3 हो गया ये, 10 की पावर 3 बराबर 10 की पावर के मिला है हमें, तो के की वैल्यू क्या मिल जाती है यहाँ से 3। आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम मान लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया ये हमारा, ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है डी और ई क्रम से ए बी और बी सी पर इस प्रकार है, मतलब कि ये जो आपका डी है ये तो ए बी पर कहीं यहाँ पे है। ठीक है, और बी सी पर ई है आपका, ये इस प्रकार है कि डी ई समांतर ए सी, मतलब अगर इसको हम मिला दें तो ये दोनों भुजाएं समांतर मतलब पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ए डी अनुपात डी बी, ए डी क्या है ये वाली आपकी, ये कितनी है 5 और डी बी कितनी दे रखी है हमें 3। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि त्रिभुज बी डी ई और समलंब चतुर्भुज, मतलब कि ये वाला त्रिभुज आपका ये और ये, इन दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सब इन दोनों को पकड़ेंगे सबसे पहले, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला ए बी सी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, बड़े बड़े त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी आपकी एबीसी की, इसकी हो जाएगी 5 प्लस 3 आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा का अनुपात और त्रिभुज बी डी ई की भुजा का अनुपात क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8:3, बी डी ई की 3 है और पूरे बड़े वाले त्रिभुज की 8 है। तो अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात होता है भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम इनका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, मतलब कि इसका एरिया तो आपका हो गया 9 और ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का हो गया 64। ठीक है, तो अब अगर हम 64 में से ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकाल दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। अगर हम 64 में से 9 निकाल दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 55 मिल जाएगा। और हमसे यही तो पूछा है अब कि इस वाले त्रिभुज मतलब त्रिभुज बी डी ई अनुपात समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी, इसी का तो रेशियो पूछा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है आपका, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है इनका, तो इसका क्षेत्रफल हो गया बी डी ई का 9 आपका, और इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ 55। तो ये आपका रेशियो निकल के आ जाता है 9:55, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है कि आपके पास 5000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 6/2/3 रेट से प्रतिवर्ष आपके 4/1/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 मतलब कि 4% रेट से 2/3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से दोगुना होता है। तो दोनों भागों के बीच अंतर हमें बताना है। तो हम कह देते हैं कि हमारा एक भाग तो ए है,
ठीक है, उस पर 6, ये कितना हो जाता है, 6 दूनी 18 और 2 20, मतलब कि 20/3% आपकी रेट हो गई, इनटू आपका टाइम कितना हो गया 20 और 1 21/5 हो गया, ठीक है, अपॉन 100। ये किसके बराबर है, ये इसके दुगने के बराबर है, ठीक है। तो ये इधर वाले के दुगने के बराबर होगा 2 इंटू, अब इसका ब्याज क्या आएगा, साधारण ब्याज इसका आएगा आपका, इसको मान लेते हैं हम b, तो b इंटू ये हो गया हमारा कितना 4 इंटू ये हो जाएगा 11/4 हो जाएगा टाइम, ठीक है, अपॉन 100। तो आपका 100 से 100 चला जाएगा, यहाँ से 4 से ये 4 गया आपका, और ये आपका कितनी बार चला है, 2 से ये 7 बार गया, 5 से 4 बार गया, और इस 2 से ये 2 बार गया। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, a अपॉन b हमें मिल जाता है 11/14, इन दोनों का रेशियो हमें ये मिल जाता है, ठीक है। तो हमें आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों पहले तो देखते हैं कि टोटल कितना है, ये टोटल हो गया आपका कितना, टोटल हो जाता है 25 यूनिट हो जाता है, 11 + 14, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। तो आपकी एक यूनिट क्या हो जाती है, एक यूनिट हो जाएगी यहाँ से आपकी 200, ठीक है, एक यूनिट आपकी 200 हो जाती है। आगे पूछ रहा है कि दोनों के भागों के बीच का अंतर, तो दोनों के अंतर कितना है, 11 और 14 में अंतर कितना है आपका 3 का, तो आपकी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी आपकी 600 के बराबर, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा गया, उसे उक्त मूल्य के 33/1/3 पर बेचा जाता, और तो 33/1/3 की हानि होती। मतलब हमें 1/3 दिख रहा है, तो हम 9 के मल्टीपल में कुछ बड़ी संख्या मान लेते हैं, जिससे हमें काटने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब कैलकुलेशन में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 900 मान लेते हैं इसका एसपी, विक्रय मूल्य, जो इसने बेचा था। ये कह रहा है ना कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा, जो ये किसी मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य हमने 900 मान लिया, ठीक है। तो 33/1/3 क्या परसेंट क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/3, ठीक है। अगर 1/3 के, ये कह रहा है कि उसे उक्त मूल्य के 1/3 भाग पर बेचा जाता, मतलब कि 3 तो आपका टोटल है 900, तो उसका एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका 300, ठीक है। ये आपका न्यू विक्रय मूल्य, न्यू एसपी आ गया, ठीक है, नया विक्रय मूल्य आ गया ये। और अगर इतने में, अब ये कह रहा है कि 300 रुपए में अगर हमने बेचा होता इसे, तो इसे होती 33/1/3% की हानि। ये क्या होता है, 1/3 ही होता है ये भी, मतलब कि क्रय मूल्य तो आपका 3 था, उस पर हानि हुई आपकी 1 की, ठीक है। मतलब कि विक्रय मूल्य की जो यूनिट आई है हमारी, वो आती है यहाँ से 2, ठीक है। तो आपका ये जो नया एसपी है, इसके 2 यूनिट बराबर, ये क्या हो गया आपका 300, तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाता है 150। अब आपका क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य क्या है आपका 3, सीपी जो है, तो ये 3 यूनिट क्या आ जाता है, 3 यूनिट आ गया आपका 450 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, जो कि आपका क्रय मूल्य है सीपी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आगे कि मूल बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाता। मूल बिक्री मूल्य क्या था हमारा 900, तो 900 का अगर हम 60% देखें, इसका 60% क्या हो जाएगा आपका 540। अगर हम इतने में बेचते, 540 में बेचते, तो लाभ प्रतिशत क्या था, अगर हमने 540 में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य हमारा 540 है और क्रय मूल्य हमारा 450 है, तो हमें लाभ कितने का होगा, इन दोनों के लाभ कितने का हो जाएगा, हमें लाभ होगा हमें 90 रुपए का। कितने पर होगा, क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि, 450 इंटू 100 हो गया ये आपका, 10 से 10 गई, 9 से 5 बार गया, 5 से ये 20 बार गया, ठीक है। मतलब कि 20% आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें दिया हुआ है कि ए बी ने अपनी यात्रा एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। मतलब कि हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो यहाँ से ए चला है हमारा वाई तक, और यहाँ से बी चला है हमारा, ठीक है। तो ये आगे क्या कहता है कि एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी शेष यात्रा इतने टाइम में कर लेते हैं। मतलब कि ये मान के चलते हैं हम, इधर से देखते हैं, ये इधर से चला और ये यहाँ पर मिला बी पर, ए और बी यहाँ पर मिले, तो उसके बाद बी आगे चला, तो इसने अपनी यात्रा 8 घंटे में पूरी की बी ने, तो ठीक है। मतलब कि बी का जो टाइम है टी बी जो आ गया आपका 8 घंटे आ गया,
और ए ने यहाँ से मिलने के बाद वाई तक पहुंचने में लिया आपका टाइम कितना, 6 सही 1/8 घंटे, मतलब कि टी ए कितना हो गया आपका 49/8 हो गया, इतने घंटे में ये पहुंचा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके पास ऐसे, और आगे ये कह रहा है कि बी की गति 28 किलोमीटर पर घंटे है, ठीक है। तो एस बी क्या हो गया आपका, एस बी हो गया 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला क्या है हमारा, एस ए अपॉन एस बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बी अपॉन टी ए होता है। तो हमारे पास सबकी वैल्यू हमें निकालना क्या है, ए की गति, मतलब इसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है, बाकी 3 की है तो आराम से निकल जाएगा। तो एस ए बराबर क्या हो जाएगा, एस ए आपका एस ए अपॉन एस बी क्या है आपका 28, और इसका अंडर रूट में क्या है, टी बी क्या है, टी बी है 8 आपका, और ये है आपका 49 अपॉन 8 है, तो अपॉन 8 को हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास ये आता है, अगर अंडर रूट से इसे बाहर निकालें हम तो 8/7 आ जाएगा ये हमारा। तो 7 से अगर हम 28 को काटें तो ये गया 4 बार, मतलब कि ऐसे आपकी मिल जाती है यहाँ से 8 इंटू 4 मतलब 32, ठीक है। तो ए की स्पीड जो है आपकी 32 आ जाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमारे पास ये है इसका एक गुणनखंड जहां k एक विषम संख्या है, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी कि आपका जब ए एन प्लस बी एन, ठीक है, हो, और इसमें n आपकी विषम संख्या हो, n विषम संख्या हो, तो आपका जो a प्लस बी है इसका एक गुणनखंड होता है, ठीक है, ये बोलता है। तो अब इसको अगर हम देखें, इससे आगे हम चलें तो 8, ये 2 की 8 की पावर क्या हो जाएगी, ये 8 की पावर 2 की होल पावर k कर लेते हैं हम, कि 5 की पावर 2 की पावर होल k कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k हो गया ये आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बन गया ये वाली फॉर्म, a की पावर n और b की पावर n वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ से a प्लस बी आपका एक गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो a क्या है आपके पास 64 है, और ये आपके पास 25 है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके पास 89, मतलब कि इस वाली पूरी संख्या का एक गुणनखंड 89 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप ऐसे, अगर आपको ये याद भी नहीं होता तो भी आप एक काम कर सकते थे यहाँ पे, कि आप ये आपसे कह रहा था कि k एक विषम संख्या है, तो k की जगह अगर आप 1 डाल देते, 1 डाल देते यहाँ पर, तो भी आपका 64 प्लस 25 आ जाता, तो आपका क्या हो जाता, वही 89 हो जाता। तो आपका 89 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक जो आपका, यदि कार्यालय ए के कर्मचारियों की संख्या 40% कार्यालय बी और ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित कर दी जाए, तो बी और सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर आ जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कर्मचारियों की कुल संख्या 2400, मतलब कि ये आपका एक वृत्त है, तो वृत्त का टोटल कोण कितना होता है, वृत्त का टोटल कोण होता है 360 डिग्री, जो कि आपको दिया हुआ है 2400 के बराबर। तो आपकी 1 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगी, 1 डिग्री आ जाएगी यहाँ से 20/3 के बराबर, ठीक है, 20/3 के बराबर आ गई। तो आपके ए, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए के कर्मचारी। तो ए के कर्मचारियों का कोण कितना है आपका, ए के कर्मचारियों का 126, अगर आपका 1 डिग्री ये है तो आपका 126 डिग्री क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा आपका 4 ये 12, और ये कितना हो जाएगा 2, 42 इंटू 2, मतलब ये हो गया आपका 840 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ए आपका 840 हो गया, और आपके आगे क्या कहता है ये कि बी और ई में बराबर बांट दी गई। तो बी और निकाल लेते हैं हम यहाँ से, बी आपका कितना है, बी है आपका 18 डिग्री, 18 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा आपका। और आगे ये क्या कह रहा है हमसे कि सी के कर्मचारियों में कितना अंतर है, तो सी क्या है आपका, सी है आपका 54 डिग्री। तो ये 3 से कितनी बार गया, 3 1 3 3 18 बार, 18 इंटू मतलब ये 360 हो गए इनके, ए के कर्मचारी 840, बी के 120, और ये हो गया आपके 360। तो ये क्या कह रहा था कि जो 40% इनका जो 40% है, 840 का 40% कितना हो जाएगा आपका, 840 का 40% आएगा अपना, कितना आ जाएगा 336, 336 के बराबर भागों में बी और ई में बांटे हैं, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाता है हमारा 168, ठीक है। तो ई से हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ई का आगे हमें क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं है, तो हम ई का देखेंगे भी नहीं।
तो अगर हम इसमें 168 और जोड़ दें बी में, क्योंकि बी में भी बांटा है और ई में भी बांटा है, तो अगर इसमें 168 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 288। अब ये क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, बी और सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। बी के कर्मचारी कितने, 288, और आपके जो सी के कर्मचारी हैं वो है 360। तो 360 में से अगर हम 288 निकाल दें तो हमारा आता है 72। यही इनकी कर्मचारियों की संख्या का अंतर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। मतलब कि ए और बी की जो आयु थी एक वर्ष पहले वो थी 4:3। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में हो गई है 4x प्लस 1 अनुपात 3x प्लस 1 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसके 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 4x प्लस 4 अनुपात 3x प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6/5 हो जाता है। मतलब कि 4x प्लस 4 बटे 3x प्लस 4 बराबर क्या हो जाती है आपकी, 6/5 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से मिलेगा 20x प्लस 20 हो जाएगा ये, और यहाँ से 18x प्लस 24 हो गया। तो मतलब कि 4x बराबर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 2x बराबर 4 आ जाएगा। मतलब कि x बराबर आपका 2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपकी वर्तमान में अगर इस s से हम निकालें तो वर्तमान का रेशियो क्या होगा आपका, वर्तमान में इनकी आयु क्या होगी, वर्तमान की आयु है इनकी 4x में x मतलब 8 और 1 9, 9 अनुपात 6 और 1 7, तो ये 7 हो जाएगी। वर्तमान में इनकी a की एज है 9 और b की आयु है 7। ठीक है, तो अब ये कह रहा है आपसे कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद तो इसमें 9 जोड़ देते हैं, इसमें भी हम 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18:16 हो जाएगा इनका अनुपात। यहाँ पे अभी इनकी आयु, तो इनका अनुपात क्या निकल के आएगा, अनुपात निकल के आएगा इनका 9:8। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है आंसर। ये समझाने की वजह से इतना बड़ा लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस मुश्किल से 10-15 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा के नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डीआई से है। 2014 से लेके 2017 तक ए टाइप की कारों का कुल निर्यात, ठीक है, 2014 से लेके 17 तक, मतलब कि 2014 ये रहा, 15 16 आपका और ये 17। ठीक है, नीले वाले, तो ये कितने कितने हैं आपके, 2014 से लेके 17 तक जो हैं ये हैं आपके, ए का क्या हो जाएगा आपका, ये पहला लिखा हुआ है 200, फिर 150 है, फिर 275 है, फिर 175 है। ठीक है, तो ये कितने हो जाते हैं आपके टोटल, ये हो जाएंगे आपके 800 हो जाएंगे। अभी आगे कह रहा है कि 15 से लेके 18 तक, 15 कहाँ है आपका, 15 ये रहा, 15 16 17 और 18 ये वाले, ये आपके बी के हैं। तो बी का आपका निर्यात क्या हो गया, बी का निर्यात हो जाएगा आपका, ये है पहला लिखा हुआ है 250 प्लस 200 प्लस 275 और 2, ये हो गया आपका 325। ये 275 है आपका और ये 325। ये तो दिख नहीं रहे हैं इसलिए मैं इस तरीके से आपको लिख के बता रहा हूं। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल आपके, ये हो जाएंगे 1050। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 800 जो है वो 1050 से कितना कम है। तो ये कितना कम है आपको दिख रहा है कि ये 250 कम है, कितने से कम है, 1050 से। तो कितना प्रतिशत कम हो गया ये आपका हो गया, ये 5 बार गया, ये कितनी बार जाएगा, ये 5 10 21 बार हो गया। तो ये हो गया आपका 500/21%, मतलब कि जो कि आएगा आपका 21 दूनी 42, 23 पॉइंट समथिंग आएगा ये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, आंसर हो जाता है यहाँ से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन आपकी x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब कि d प्लस 200 मीटर्स को ये कितने x किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलते हुए 30 सेकंड में पार कर लेती है। एक इक्वेशन ये बनती है हमारे पास, और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी है कि उसी दिशा में चलते हुए 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 20 सेकंड पार कर लेती है। मतलब जब आदमी को पार करती है तो खुद की दूरी पार करेगी, खुद की दूरी क्या है आपकी, d मीटर है, तो d है, तो ये आदमी कितने से चल रहा है, 6 से, और ट्रेन से चल रही थी आपकी x से, तो x - 6 हो जाएगा ये स्पीड इनकी, और ये कितने टाइम में कर लेते हैं, 20 सेकंड्स में।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये तो आपकी किलोमीटर पर आवर में, बाकी हमारे मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसे भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन्हें हम काटते हैं तो ये 6×3 = 18 हो गया, 6×5 = 30 हो गया। मतलब कि ये आ जाती है हमारी 3D + 600 = 25x आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 से 9 बार और ये 10 बार, मतलब कि ये हमारा आ जाएगा 9D = 50x माइनस 5 के 30 और 300, ये 300 आ जाएगा। एक समीकरण हमारे पास ये आ गया, दूसरा समीकरण हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है x का मान। इन दोनों समीकरण से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3D है और यहाँ पे 9D है, तो d काटना है हमें, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ठीक है। तो यहाँ आपके इक्वेशन में d की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 9D प्लस 1800, ठीक है, सॉरी 9D प्लस 1800 = 75x हो गया ये आपका। अगर यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा आपका 9D = 50x माइनस 300, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाता है, इधर से अगर हम इसको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको यहाँ पे लिखें तो 9D प्लस 300 बराबर आपका आता है 50x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसे घटा दें तो ये क्या आ जाएगा, ये 9D से आपका 9D गया, ये आएगा आपका 1500 बराबर 25x आ जाएगा, 25 के 150, तो ये 60 आ गया। मतलब कि x बराबर आपकी 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि 13 संख्याओं का औसत आपके पास 47 है, मतलब कि 47 आपके पास एवरेज है 13 संख्याओं का। पहली जो 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट जो 3 संख्याएं हैं आपके पास, उनका औसत इसने 39 बताया है। और 39 आपका 47 से कितना कम है, आपका एक कम है, माइनस का 8 हो गया, इनटू कितने के लिए कम है, 3 के लिए। तो हम अभी जितना आना चाहिए था उससे -24 कम पे हैं अभी। जो नेक्स्ट जो संख्याएं हैं, नेक्स्ट आपकी जो 7 संख्याएं हैं, उनका औसत इसने दिया हुआ है हमें 49। ये 47 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो ये कितना हो गया, आप ये आपके 7 के लिए ज्यादा है, तो ये कितना हो गया आपका प्लस का 14 हो गया। मतलब कि अभी तक 10 संख्याओं की कैलकुलेशन में हम अभी -10 हैं, मतलब कि जितना आना चाहिए था उससे हमारे पास 10 कम है अभी संख्याएं टोटल, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगी, 11, 12 और 13 संख्या में वो ऐड हो जाएगी। तो आपकी 11वीं संख्या, 12वीं संख्या और 13वीं संख्या क्या है आपकी, ये कहता है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या के दुगनी है, ठीक है। तो अगर 12वीं संख्या x है तो ये आपकी 2x हो गई होगी, ठीक है। आगे ये कहता है कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है, मतलब कि अगर 13वीं संख्या x + 3 है तभी तो हमारी 12वीं संख्या x रह गई, इससे 3 कम, ठीक है। तो आगे कहता है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या है, मतलब 11वीं संख्या क्या है आपकी 2x और 13वीं संख्या क्या है आपकी x + 3, तो ये 3x + 3 अपॉन 3 आपका एवरेज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2 और 1 3x और 1 4x, 4x + 3, ये किसके बराबर होगा आपका, ये होगा आपके 47 × 3 प्लस आपके माइनस के 10 है, 10 कम थे हमारे पास अभी तक, तो ये 10 भी यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो ये 10 भी जुड़ जाएंगे, तो ये 4x + 3 और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आएगा 151 हो जाएगा ये, ठीक है 151। तो ये 3 इधर आएगा 148, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 148/4 होगा, मतलब कि 37 आ गया। x की वैल्यू आपकी 37 आ गई। अगर 37 आप यहाँ पे पुट करोगे तो 3 × 37 कितना, +3 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 37 आपका क्या आएगा 111, प्लस 3 क्या होगा 114, तो 114/3 आपका यहाँ से एवरेज आ जाता है, सॉरी 114/2, क्योंकि 11वीं और 13वीं संख्या दो ही संख्याएं थी, तो बटे 2 आएगा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो गया अपना 57। तो 11वीं और 13वीं संख्या का आपका एवरेज जो है वो निकल के आता है 57, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बेलन का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आपका 352 है। यदि इसकी ऊंचाई 7 है तो इसका आयतन बताना है हमें, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका ये क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपका, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से,
यहाँ पे आपका होगा 2 पाई आर एच, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है आपका 252 दिया हुआ है हमें, ठीक है, और एच हमें दी हुई है 7, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, और ये 352। तो 22 से अगर हम इसे काटेंगे तो 22 से 11 से 2 बार, 11 से अगर इसे काटें तो 11 33 दूनी 22, और ये फिर गया 16 बार, ठीक है, फिर ये 2 से अगर हम इसे काटें तो ये गया 8 बार, और हमारे 7 से 7 गया, मतलब कि आर हमारे पास यहाँ से निकल के आती है 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमारे पास हमारी त्रिज्या निकल के आ जाती है। अब ये पूछ रहा है आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 इंटू एच क्या है आपके पास, एच 7 दी हुई है पहले से, 7 से आपका 7 कट जाता है ये, तो ये कितना हो गया 64 इंटू 22 अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1408, ठीक है, 64 इंटू 22 किया तो हमारा आ गया 1408, जो कि आपका बेलन का आयतन हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, आंसर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी किसी कार्य को 6-8 दिन में कर सकते हैं, मतलब ए और बी जो हैं आपके 6 और 8 दिन में कर देते हैं। आगे कह रहा है सी की सहायता से ये कार्य को 3 दिन में कर देते हैं, मतलब कि सी ने कुछ किया होगा, उसके अलावा ए प्लस बी प्लस सी जो हैं ये आपका काम 3 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो 3 दिन में पूरा कर 1848 रुपए कमाते हैं, 1848 रुपए कमाते हैं। तो सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, इनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी, क्षमता के हिसाब से ही इनको इसमें क्षमता के अनुपात के हिसाब से ही इनमें जो ये पैसा है ये बटेगा, ठीक है। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाता है, टोटल वर्क आ जाएगा इनका यहाँ से कितना होगा, ये 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, मतलब कि टोटल वर्क आपका 24 है। तो इसकी एक दिन का काम कितना आएगा, एक दिन का काम आ जाएगा आपका 4, बी का 3 आ जाएगा, और इसका ए प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का 8 आ जाएगा। मतलब जब ए और बी आपका ये एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और ए प्लस बी प्लस सी आपका 8 काम कर रहा है, तो ये कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, ये आपका एक काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 4:3:1 आ गई इनकी क्षमता, ठीक है। यहाँ से तो आपको टोटल दिया हुआ क्षमता के हिसाब से टोटल आपका 7 और 1 8 यूनिट, 8 यूनिट आपको क्या दिया हुआ है 1848 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, एक यूनिट हो जाएगी आपकी 231, ठीक है। और यही तो आपसे पूछा है सी के हिस्से में कितने रुपए आए, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो आपकी एक यूनिट कितनी हो गई 231 के बराबर, तो 231 आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अगर आप इसमें क्या है लंब त्रिज्या 20% कम किया जाता है, ठीक है, त्रिज्या को 20% कम कर दिया और ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया, तो आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है। जब भी आयतन में परिवर्तन हमें निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करते हैं 100 प्लस माइनस, जैसे कि ए 100 प्लस माइनस बी और 100 प्लस माइनस सी अपॉन 100 इंटू 100, माइनस में यहाँ पर माइनस में 100 भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस में 100 होगा आगे। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी और सी, ए बी क्या हो जाएंगी हमारी, इसमें जो आपका जो आयतन होता है उसमें पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब कि दो तो आर हो गई, ए और बी तो आपकी आर ही हो गई, और एच जो है आपकी सी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिज्या आपकी 20% कम करी गई, तो मतलब कि 100 में से 20 गया तो कितना आया 80 इंटू फिर 20, मतलब कि 80 आया इंटू ये क्या हो गया आपका, ये बढ़ी है ऊंचाई बढ़ाई है, तो ये होगी आपकी 140 बटे 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो 1 2 3 से 3 जीरो गई आपकी यहाँ से, सॉरी ये 14 ही है, ये जीरो गई, और ये माइनस का 100 है ये आपके पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 64 इंटू 14 हो गया, ये कितना आएगा आपका 896 आता, और नीचे बाई 10 है तो 0.6 हो गया, माइनस 100, तो आपका कितने गिरावट हुई है माइनस कितना बचेगा 10.4, मतलब कि आपकी जो आयतन है उसमें 10.4% की कमी आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, गिरावट हो जाएगी 10.4% की,
ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आप कर लें ये, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपको उसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा, ए बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, आपको उससे करना पड़ेगा फिर। ठीक है तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कर दिया गया, मतलब 25% ये यहाँ पे कम कर दिया गया है। ठीक है, 25% कम कर दिया गया, मतलब कि 100 से ये 25% कम कितना हो गया? 75 हो गया। तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। मान लेते हैं उसकी पहले बिक्री तो थी 100, ठीक है, तो उसकी बिक्री अब ये कह रहा है कि x% बढ़ गई, मतलब कि x ही मान लेते हैं। तो उसकी आय 20% की वृद्धि हो गई आय में। तो इसकी पहले आय कितनी थी? पहले आय थी इसकी 10,000 हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आय हो गई इसकी 10,000। अब इसकी अब ये कह रहा है कि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब कि 10,000 में 20% की वृद्धि होगी। 10,000 का 20% क्या होता है आपका? 1200। तो ये कितना हो गया? अगर सॉरी 2000, 10,000 का 20% होता है आपका 2,000, तो ये हो गया आपका 12,000 हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि आपको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको x निकालने के लिए 12,000 में 75 का डिवाइड करना है हमें। तो 12,000 में अगर हम 75 का डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? 160 मिलेगा। मतलब कि x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ से क्या? 160 मिल गई। तो कितने प्रतिशत, ये कितने प्रतिशत बढ़ी थी बिक्री? ये बिक्री थी अपनी, बिक्री थी। तो पहले 100 थी, फिर 160 हो गई बिक्री, मतलब कि 60% बढ़ गई। ठीक है, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, कितने बढ़ी है x का मान। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आप x में x को 2, 3, 30 और 35 से अगर जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं। तो बताइए इनका आपको मध्यानुपात बताना है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो इनका एक अनुपात क्या हो जाएगा आपका? x से जोड़ें तो x प्लस 2 अनुपात x प्लस 3 समानुपात x प्लस 30 अनुपात x प्लस 35। तो ये क्या होता है आपका? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आपका अंत्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? अगर इन दोनों को गुणा करें हम तो इनका क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 3x प्लस 90 बराबर ये क्या आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 35x प्लस 2x प्लस 70 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास 33x है और ये आपके पास 37x है, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका 20, तो x क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर x रख दें आप तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? मध्यानुपात अगर रखेंगे हम तो ये क्या हो गया आपका? x 7 प्लस 5 कितना हो गया? 12 अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका कितना? ये है आपका 5 में से 2 गया तो 3, 3 हो गया। अब इनके मध्यानुपात में क्या आएगा? मध्यानुपात हमें ज्ञात करना है, तो मध्यानुपात ये हो जाएगा हमारा अंत्य पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल। यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 12 इंटू 3 36, तो एक्स क्या आ गया आपका? 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से x% अधिक कर देता है। मतलब कि अगर सीपी हमारा 100 है तो आपका एमपी क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मतलब कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? x से 100% अधिक करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 का x% क्या होता है? x होता है, तो 100 प्लस x हो गया ये। ठीक है, तो आगे कहता है कि और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और 5% आपका लाभ हो जाता है। मतलब कि आपके ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया हुआ है? मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य सीपी बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज मतलब कि लाभ परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है। हमारे पास एमपी क्या है? मतलब हमारे पास एमपी है 100 प्लस एक्स अंकित मूल्य जो है, सीपी है हमारे पास 100 बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज क्या है हमारे पास? गेन परसेंटेज है हमारे पास 5।
बटे 100 माइनस छूट कितनी है हमारे पास 30, तो ये क्या हो गया आपका, ये आ जाता है 105 बटे 70 है अपना। ठीक है, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गई आपकी, 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 5 35, 15 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है 100 प्लस एक्स बराबर आपका आ गया 150। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 50। ठीक है, तो एक्स का ही मान हमसे पूछा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ए बी सी, एबीसी है, तो इसका ए जो है ये 58 है, और इसके त्रिभुज का अंत्य केंद्र बताना है। अंत्य केंद्र क्या होगा, ये वाला आपका। ठीक है, बी आई सी, आई पे अगर अंत्य केंद्र है तो बी आई सी ये वाला कोण बताना है। तो अंत्य केंद्र का कोण अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 90 प्लस थीटा बाई 2, यही फॉर्मूला होता है हमारा अंत्य केंद्र का। तो थीटा क्या है आपके पास 58, तो 90 प्लस 58/2, 58 क्या होता है आपका, ये क्या होगा आपका, ये होता है आपका 29। 58 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे हम तो 29 आएगा हमारा। तो ये क्या, यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास 119 आपका कोण हो जाता है ये अंत्य केंद्र का, मतलब कोण बी आई सी जो है आपका आ गया 119, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 7y बराबर -42 का ग्राफ पी ए बी पर y अक्ष पर काटता है तथा इस समीकरण का ग्राफ आपका डेल गामा और डेल है पर x अक्ष पर काटता है। तो हमें अल्फा बीटा गामा और डेल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हमें दिख रहा है कि इस वाले इक्वेशन में ये किस पर काट रहा है आपका y अक्ष पर। ठीक है, तो y अक्ष पर आपका x 0 हो जाता है, x 0 हो जाता है, और x के निर्देशांक क्या है हमारे पास अल्फा, मतलब अल्फा और x दोनों 0 हो गए, और आपके y बराबर बीटा हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x बराबर क्या रखना है हमें 0, 0 माइनस 7, y की जगह हम रख देते हैं बीटा माइनस 42। तो ये आपका कट गया, तो बीटा आपका क्या आ जाता है यहाँ से 6 आ जाएगा बीटा निकल के। ठीक है, इसी तरह से इस वाली इक्वेशन में क्या होगा हमारा x बराबर हमारा गामा है। ठीक है, और डेल और y हमारा बराबर है, डेल y के निर्देशांक डेल है, तो डेल आपका ये क्या कह रहा है आगे x अक्ष पे काटता है, तो x अक्ष पर y आपका 0 होता है, तो ये आपका डेल और y आपके 0 हो जाएंगे। तो ये सेम वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे x की जगह आप गामा रखोगे, मतलब कि 6 गामा प्लस 0 बराबर 15 कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसे 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6 हो गया और ये 5 बार हो गया, मतलब कि आपकी जो गामा की वैल्यू है वो आई है 5/2। और उसके अलावा यहाँ से हमारे पास डेल की वैल्यू 0 आई थी, और यहाँ पर हमारे पास एल्फा की वैल्यू 0 आई थी। तो अब हमें निकालना क्या है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो एल्फा क्या है आपका, एल्फा है आपका 0 प्लस बीटा है आपका 6 प्लस गामा क्या है आपका, गामा है 5/2 प्लस जो डेल है वो आपका 0। तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से क्या निकल के आएगा 12 और 5 17/2, इसकी वैल्यू आपकी 17/2 आ जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x बराबर ये है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब x बराबर अगर आपको ये दे रखा है तो आपको दिख रहा है ये अंडर रूट में है, तो इसका हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इसका वर्क कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 1 प्लस √3/2 माइनस प्लस 1 माइनस √3/2 माइनस 2 इंटू ये क्या मिल जाएगा हमें अंडर रूट में, ये मिलेगा 1 माइनस 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया आपका, तो ये 1 प्लस 1 है आपका माइनस 2 है ये, और इसमें से अगर निकालेंगे तो 1/4, तो 1/2 बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x बराबर यहाँ से मिलता है आपको 1। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, √2 माइनस एक्स अपॉन √2 प्लस एक्स की। तो ये x की जगह अगर हम 1 रख दें तो ये क्या हो गया आपका √2 माइनस 1 अपन √2 प्लस 1 हो गया। तो अगर इसे इसमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। √2 माइनस 1 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये देखो ध्यान से, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2 माइनस 1, मतलब नीचे वाला तो गया हमारा, एक रह गया, तो इसको हटा देते हैं। तो आपको ऊपर क्या मिलता है, आपका √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलता है, जिसको अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको
2 प्लस 1 माइनस 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 1.414 है √2 की वैल्यू, सभी को पता है आपको। तो ये यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस 2.828 आएगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 0.17 आपका यहाँ से मिल जाएगा आपको, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है आपका, ये आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, मतलब एसपी हमारा है 480। ठीक है, अगर उसे 400 में बेचा होता, मतलब कि दूसरा जो एसपी हमारा वो है 400, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर की हानि होती। अगर ये 400 में बेच देता तो इसे 1/3 की हानि होती। तो वस्तु की कुल लागत मूल्य पूछ रहा है। अगर हम इसको सीधे अगर ऑप्शन से करें तो हमारे सेकंडों में हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अगर कुल लागत मतलब कि ये सीपी बोल रहा है कि सीपी इनमें से कोई एक होगा चारों में से, तो सीपी अगर हमारा सबसे पहले 430 रखते हैं हम, तो इसमें देखो कितने का, इस वाले में कितने का लाभ हुआ था, इस वाले में 50 का लाभ हुआ था, और इस वाले में हानि हुई थी कितने की 30 की, मतलब कि 30 आपका 1/3 तो है नहीं 50 का, तो ये आपका कट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरे में अगर 450 से देखें तो 450 से 30 का लाभ हुआ और इधर आपको 50 की हानि हुई, मतलब ये तो वैसे ही गलत हो गया आपका, 1/3 है नहीं। उसके बाद हम देखें कि 420 है हमारा, तो 420 पर हानि कितने की होती, हमें हानि हुई हमें 20 की, और लाभ हुआ हमें कितने का 420 से, ये 60 का, मतलब अब देखोगे तो 60 का 1/3 आपका 20 आता है। ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये दिया हुआ है और आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इसमें रख देंगे, हम थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 45 डिग्री रख लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं तो हमारा cot 45 क्या हो जाता है, cot 45 होता है हमारा 1 प्लस cos 45 क्या होता है आपका 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/√2। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 मिलेगा। अगर इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हमें √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये वाला पूरा पोर्शन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट, ये आ जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपका रूट गया, मतलब कि √2 प्लस 1 आपका यहाँ से आंसर मिलेगा। अब आप ऑप्शन में सीधे सीधे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख के देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस √2, मतलब हमारा तो आया था √2 प्लस 1, मतलब 1 प्लस √2 आया था। तो ये क्या, अगर इसमें रखें हम तो ये हो गया आपका √2 प्लस 1, मतलब जो ही हमारा आया था, मतलब मैच कर रहा है हमारा √2 प्लस 1 √2 प्लस 1। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि किसी शंकु के आधार का व्यास आपका 42 है। आपके पास एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु हो गया आपका, ये आपका इसका जो व्यास है ये 42 है, तो आपकी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाती है, त्रिज्या 21 है ये, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 2310। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा शंकु का, πr होता है, जो कि आपको 2310 दिया हुआ है। तो 22/7 इंटू आर क्या है आपकी 21 इंटू एल, जो आप किसके बराबर 2310 के। तो 21 से अगर इसे काटे हम तो ये गया 110 बार, 22 से 110 गया 5 बार, मतलब कि एल आपकी आ जाती है 7 इंटू 5, मतलब कि 35। ठीक है, ये आपकी 35 हो गई, 7 इंटू 5 है ये आपका। ठीक है, और ये आपका 7 इंटू 3 है। ठीक है, तो जब आपका ये आधार हो गया आपका, ये कर्ण है और ये आपका लंब है। जब आपका आधार 3 है और आपका कर्ण 5 है तो आपका लंब 4 आएगा। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इंटू 7 सब में है ही है, तो आपका ये हाइट क्या आ जाती है 28 आ जाती है यहाँ से। और आपसे पूछा क्या है आयतन, आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 28, ये होगा आपका 7 ये 21, ये एक 21 कट जाएगा इससे। तो अब आपको करना क्या, 22 गुणा 21 गुणा 8, मतलब 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब कि आपकी यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है देखो,
और यहाँ पे यूनिट डिजिट में 6 सिर्फ एक ही है, इकाई का अंक 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। वैसे क्वेश्चन हमने कल वाले पार्ट में भी किया था। ठीक है, तो आज आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं पार्ट 2 के, मतलब कि 50 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक सेट के। अब हम कल करेंगे 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स आपके मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये सेशन आप जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी, वो भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।